हाय दोस्तों, आप सभी लोगों का बीएस एजुकेशन हिंदी साहित्य में स्वागत है। आज हम लोग शब्द विचार के अंतर्गत यह दूसरा टेस्ट है जिसमें 25 प्रश्नों को लाया गया है। इसमें से 25 प्रश्नों में से आपका कितना सही हो रहा है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। आप लोग नोट करते जाइए कि मेरा कितना प्रश्न सही हो रहा है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि वकील किस भाषा का शब्द है। आपको बताना है कि वकील किस भाषा का शब्द है। बताइए वकील किस भाषा का शब्द है। फारसी भाषा का है, अरबी भाषा का है, तुर्की भाषा का है या पुर्तगाली भाषा का है। तो यह वकील आपको बताना है कि किस भाषा का शब्द है। बताइए। एक प्रश्न नंबर 1 में ए सही है, बी सही है या सी सही है, डी सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अरबी। जो वकील शब्द है वह अरबी भाषा का शब्द है। अब अगला बताइए आपका इसका सही जवाब क्या होगा। बताइए। इसमें दिया गया है कि जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जिनके उत्पत्ति का कोई पता नहीं चलता, कोई स्रोत नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं, क्या तद्भव शब्द कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं या संकर शब्द कहते हैं। बताइए इसमें से कौन सा सही जवाब होगा। यानी जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उसे हम क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। क्या कहेंगे, देशज शब्द कहते हैं। और तत्सम शब्द क्या होता है, जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव क्या होता है, जो शब्द संस्कृत से बिगड़ा हुआ रूप हिंदी में प्रयोग किया जाता है, यानी परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग किया जाता है, उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। संकर शब्द क्या होता है, जो दो भाषाओं के मेल से बनता है, उसे हम संकर शब्द कहते हैं। अगला बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आपको बताना है कि निम्नलिखित में तत्सम तद्भव में कौन सा विकल्प अशुद्ध है। आप बताइए कि इसमें से पहला तो तत्सम होना चाहिए, दूसरा तद्भव होना चाहिए। इसके आधार पर कौन सा अशुद्ध है इसको बताना है। बताइए। मृत्यु या नाच अशुद्ध है, श्रृंगार या श्रृंगार है, या चक्षु है, आंख है, या दधी दही है। इसमें से बताइए कौन सा तत्सम और तद्भव की दृष्टि से अशुद्ध है। इसमें जो श्रृंगार लिखा गया है यह सही नहीं लिखा गया। श्रृंगार कैसे लिखा जाता है आपको वर्तनी या शुद्धिकरण में भी पूछा जाता है, तो आपको इस तरह से लिखना है, यही शुद्ध माना जाता है। ठीक है, इस तरह से यह आपका श्रृंगार सही है। तो यहाँ क्या होना चाहिए, यह वाला स्वर होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से। तो अब बताइए कि इसमें से कौन सा अशुद्ध है, यानी गलत है। मृत्यु नाच, श्रृंगार श्रृंगार, चक्षु आंख या दधि दही। तो श्रृंगार यानी यह श्रृंगार और श्रृंगार यह क्या है, यह श्रृंगार आपका तत्सम है, यह श्रृंगार क्या है, तद्भव है। चक्षु यह क्या है, तत्सम है। आंख क्या है, तद्भव है। दधि क्या है, आपका तत्सम है। और दही क्या है, तद्भव है। लेकिन कौन सा गलत है, यह देखिए, यह आपका क्या होगा, मृत्यु का नाच नहीं होता, इसलिए आपका गलत हो जाएगा। तो यही आपका सही जवाब होगा। क्यों, क्या पूछा गया, अशुद्ध जो है उसी को आपको बताना है। नाच का तत्सम क्या होता है, नृत्य होता है। क्या होता है, नृत्य होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि नाच का तत्सम क्या है, तो नृत्य होता है। चलिए अगला देखते हैं। इसका बताइए सही जवाब क्या होगा। कौन सा शब्द देशज है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा शब्द देशज है। बताइए इसमें से कौन सा देशज है। ढिबरी, पगड़ी, डोर या पुष्कर। सॉरी, इसमें आपको बताना कौन सा देशज शब्द नहीं है। ठीक है, बताइए इसमें से कौन सा देशज शब्द नहीं है। यानी 3 क्वेश्चन आपका देशज शब्द होंगे, एक क्या होगा, देशज नहीं होगा। तो उसी को पहचान कर लिखना। बताइए कौन सा देशज शब्द नहीं है। पगड़ी नहीं है, डिबरी नहीं है, या पगड़ी नहीं है, डोर नहीं है, या पुष्कर नहीं है। बताइए इसमें से कौन सा देशज शब्द नहीं है। तो ये डिबरी क्या है, आपका देशज शब्द है। पगड़ी क्या है, देशज शब्द है। डोर क्या है, देशज शब्द है। लेकिन पुष्कर आपका क्या है, देशज शब्द नहीं है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, पुष्कर। पुष्कर कैसा शब्द है, तो ये आपका तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है।
अगर पूछ दिया जाए पुष्कर कैसा शब्द है तो तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होता है तो पोखरा या तालाब होता है। ठीक है, अगला बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आपको बताना है कि जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं। बताइए, जैसा कोई शब्द है जिसका सार्थक खंड किया जा सके उसे हम क्या कहेंगे, रूढ़ शब्द कहेंगे, यौगिक शब्द कहेंगे, योग रूढ़ शब्द कहेंगे या मिश्रित शब्द कहेंगे। बताइए इसमें से कौन सा सही जवाब होगा। जो लोग इस का वो पढ़े नहीं है विस्तृत रूप से जाकर प्लेलिस्ट में पढ़ सकते हैं और वीडियो को सब चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाकर हर एक वीडियो को देख सकते हैं। आपको विस्तृत रूप से पढ़ाया गया है। बताइए, जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो उन्हें क्या कहते हैं। तो इसका आपका सही जवाब क्या होगा, यौगिक शब्द। क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द में क्या होता है, रूढ़ शब्द में कोई शब्द होता है जिसे तोड़ने पर कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द में ऐसा शब्द जिसे तोड़ने पर या सार्थक खंड करने पर उसका अर्थ निकलता है उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। योग रूढ़ क्या होता है, ऐसा शब्द जिसे दो शब्दों से योग से बना होता है लेकिन तोड़ने पर कोई तीसरा अर्थ बताता है उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अगला बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आपको बताना है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। यानी नीचे जो शब्द दिया गया है इसमें कौन सा तत्सम शब्द है उसे आपको बताना है। पड़ोसी है, गोधूम है, बहू है या शहीद है। बताइए इसमें से कौन सा तत्सम शब्द है। आपको क्या बताना है, तत्सम शब्द कौन सा है। तो वो कौन सा है बताइए, जवाब दीजिए कौन सा है। इसका सही जवाब हो जाएगा गोधूम। क्या हो जाएगा, गोधूम हो जाएगा। गोधूम क्या है, तत्सम शब्द है। गोधूम का तद्भव क्या होता है, गेहूं होता है। क्या होता है, गेहूं होता है। अगला बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आपको बताना है कि योग रूढ़ कौन सा है। अब बताइए कि इसमें योग रूढ़ शब्द कौन सा है। पीला है, घुड़सवार है, लंबोदर है या नाक है। बताइए इसमें से कौन सा योग रूढ़ शब्द है। जो पीला है आप लोग देख रहे हैं तो पीला क्या है, पीला। इसे जब तोड़ेंगे तो पी धन ला होगा ना, यही होगा। तो यहाँ देखिए दो तोड़ने पर दो शब्द निकल रहे हैं लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं। पी का कोई अर्थ होता है नहीं, ला का कोई अर्थ होता नहीं होता, इसलिए क्या हो जाएगा, रूढ़ शब्द हो जाएगा। क्या होगा, रूढ़ शब्द होगा। ऐसे शब्द जिसे तोड़ने पर कोई अर्थ नहीं निकलता उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। और देखिए घुड़सवार, इसमें कितना शब्द है, दो शब्द है। कितना है, दो शब्द है। पहला क्या है, घुड़ प्लस सवार। घुड़ मीन्स क्या होता है, घोड़ा, यानी घोड़े पर सवार। घुड़ मीन्स घोड़े पर और सवार मीन्स सवार, यानी घोड़े पर सवार। यानी दोनों शब्दों का अर्थ निकल रहा है, पहले शब्द का दूसरे शब्द का भी अर्थ निकल रहा है। इसे हम क्या कहेंगे, यौगिक शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे, यौगिक शब्द कहेंगे। यहाँ देखिए लंबोदर, लंबोदर जो है ये क्या है, दो शब्द इसमें में भी है। क्या है, लंबा धन उदर। दो शब्द क्या है, लंबा धन उदर। लंबा मीन्स बड़ा और उदर मीन्स पेट, यानी बड़ा पेट वाला। इसमें पहला कर लंबा धन उदर। लंबा मीन्स यानी बड़ा, उधर मीन्स पेट। जिसका बड़ा पेट हो वह कौन है, गणेश। किसको कहा, बड़े पेट वाले कौन है, गणेश हैं। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं लंबोदर अगर कहा जा रहा है तो इसमें ना ही लंबा का कोई अर्थ है ना ही पेट का ही कोई अर्थ लिया जाता है, बल्कि कोई तीसरा अर्थ समझा जाता है कि इसको, गणेश जी को। लंबोदर किसे कहा जाता है, गणेश जी को। इसलिए क्या है, योग भी है, यानी यह यौगिक भी है। इसमें दो शब्द भी जुड़े हैं लेकिन उसके साथ साथ यह क्या हो गया है, रूढ़ हो गया। क्या हो गया, रूढ़ हो गया। इसीलिए ऐसे शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, लंबोदर आपका सही शब्द होगा। योग रूढ़ क्या है, लंबोदर है। इस तरह से ऐसा शब्द जिसे तोड़ने पर दोनों शब्दों का, दोनों के अर्थ का
प्रधानता न होकर किसी तीसरे अर्थ की प्रधानता दी जाती है उसे हम योगरूढ़ शब्द कहते हैं। अगला बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। यौगिक शब्द कौन सा है? अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा यौगिक शब्द है। पंकज है, पाठशाला है, दिन है या जलद है? बताइए इसमें से कौन सा यौगिक शब्द है। देखिए पंकज, पंकज का कोई तीसरा अर्थ निकलता है। पंकज किसे कहा जाता है? कमल को, इसलिए आया आपका क्या हो जाएगा? योगरूढ़ हो जाएगा। दिन क्या होगा? दिन का तोड़ेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए क्या होगा? रूढ़ शब्द होगा। क्या होगा? रूढ़ शब्द होगा। और जलद, जलद में भी क्या होता है? कमल होता है, इसलिए इसका भी तीसरा अर्थ निकल रहा है, इसलिए यह जलद क्या हो जाएगा? योगरूढ़ शब्द हो जाएगा। लेकिन दिन है, दिन को जब तोड़ेंगे तो इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। और पाठशाला, पाठशाला में भी दो शब्द हैं, पाठ धन शाला। पाठ मीन्स पढ़ने का, शाला मीन्स घर, यानी पढ़ने का जो घर हो उसे हम क्या कहेंगे? पाठशाला कहेंगे। देखिए दोनों का अर्थ निकल रहा है, पाठ और शाला दोनों का अर्थ निकल रहा है, और पाठशाला, ठीक है। इस तरह से यह क्या हो जाएगा? यौगिक शब्द हो जाएगा। आपका सही जवाब क्या होगा? पाठशाला यौगिक शब्द है। अब अगला बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा यौगिक शब्द है। बताइए इसमें से कौन सा यौगिक शब्द है। लेखक, पुस्तक, विद्यालय, योगी। इसमें यौगिक शब्द कौन सा होगा? विद्यालय क्या यौगिक शब्द? इसमें विद्या धन आलय दो शब्द मिल रहे हैं और दोनों का अर्थ निकल रहा है विद्या का घर, इसलिए यह क्या हो जाएगा? यौगिक शब्द हो जाएगा। लेखक क्या है? रूढ़ शब्द। पुस्तक क्या है? रूढ़ शब्द। योगी क्या है? रूढ़ शब्द, क्योंकि इसे जब तोड़ेंगे तो कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है। अगला इसका बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है। बताइए इसमें से कौन सा देशज शब्द है। अग्नि, प्रार्थना, खेत या लोटा। इसमें से बताइए कौन सा देशज शब्द है। अग्नि आपका क्या है? तत्सम है। क्या है? तत्सम है, क्योंकि यह संस्कृत से प्रयोग में हुआ है। अग्नि का तद्भव क्या होता है? आग होता है। प्रार्थना यह भी क्या है? तत्सम शब्द है। खेत क्या है? यह आपका तद्भव है। खेत क्या है? तद्भव है, तद्भव शब्द है, ठीक है। लेकिन लोटा क्या है? लोटा आपका देशज शब्द है, इसलिए यह क्या होगा? आपका सही जवाब होगा। अगला बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आपको बताना है कि निम्नांकित में जर्मन भाषा का शब्द है। इसमें से बताइए कौन सा जर्मन भाषा का शब्द है। चाय है, किंडरगार्टन है, किताब है या अखबार है। इसमें से चाय किस भाषा का है? तो चाय तो आपका चीनी भाषा का हो जाएगा। चीनी भाषा का यानी चाइनीज भाषा है, ठीक है। किंडरगार्टन आपका क्या होगा? सही जवाब होगा। किंडरगार्टन क्या है? जर्मन भाषा का शब्द है। कहाँ का है? जर्मन भाषा का शब्द है। कौन? किंडरगार्टन। किंडरगार्टन मीन्स क्या होता है? किंडरगार्टन मीन्स होता है बच्चों का बागीचा। क्या होता है? बच्चों का बागीचा होता है। अब इसका सही जवाब बताइए कि परीक्षा शब्द निम्नलिखित में वर्गों में से किस वर्ग में आता है। यानी जो परीक्षा या शब्द लिखा गया है यह शब्द किस वर्ग में आता है? तत्सम वर्ग में आता है, तद्भव वर्ग में आता है, देशज में आता है या विदेशज में आता है। तो परीक्षा जो शब्द है वह क्या है? आपका तत्सम शब्द है। क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द हो। इसका तद्भव क्या होता है? परक होता है। क्या होता है? परक होता है। अगला बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द है। बताइए इसमें से कौन सा रूढ़ शब्द है। पेड़ है, विद्यालय है, लंबोदर है या दशानन है। बताइए इसमें से कौन सा रूढ़ शब्द है। तो आप लोग देख रहे हैं कि विद्यालय क्या है? यौगिक शब्द। विद्यालय क्या है? यौगिक शब्द, क्योंकि इसका दो अर्थ निकल रहा है, ठीक है। क्या है? यौगिक शब्द है। विद्यालय आपका यौगिक शब्द है। लंबोदर क्या है? योगरूढ़ शब्द, क्योंकि लंबोदर मीन्स क्या होता है? गणेश भगवान। योगरूढ़ शब्द है। दशानन भी क्या है? आपका योगरूढ़ शब्द है, ठीक है। लेकिन पेड़ क्या है? पेड़ जब इसे तोड़ेंगे तो पे धन ड़, इसमें न पे का कोई अर्थ निकल रहा है न ड का कोई अर्थ निकल रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? रूढ़ शब्द। क्या होगा? रूढ़ शब्द हो जाएगा। आपका सही जवाब क्या होगा? पेड़ होगा। अगला बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। रेलगाड़ी शब्द है। आपको बताना कि जो रेलगाड़ी शब्द लिखा गया है यह कौन सा शब्द, किस प्रकार का शब्द है।
संकर शब्द है, देशज शब्द है, विदेशज शब्द है या तत्सम शब्द है। रेलगाड़ी, इसमें कितने शब्द हैं? दो। पहला क्या है? रेल, दूसरा क्या है? गाड़ी है। तो आपको बताना है कि रेल किस भाषा का शब्द है। तो रेल आपका इंग्लिश शब्द है, यानी विदेशी शब्द है। कैसा शब्द है? विदेशी शब्द है। और गाड़ी कैसा है? देशज शब्द है। इस तरह से देख रहे हैं, एक विदेशी शब्द और दूसरा देशज शब्द दोनों आपस में मिलकर बन रहे हैं, तो क्या बन जा रहे हैं? रेलगाड़ी बन जा रहे हैं। इसलिए रेलगाड़ी कैसा शब्द होगा? संकर शब्द होगा। क्या होगा? संकर शब्द होगा। इसी तरह से बैलगाड़ी अगर आ जाए तो वह भी क्या है? संकर शब्द है। पोस्टमैन। अगला बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? विकारी शब्द के भेद होते हैं। आपको बताना है कि जो विकारी शब्द होते हैं उसके कितने भेद होते हैं। 4 होते हैं, 3 होते हैं, 2 होते हैं या 5 होते हैं। बताइए इसमें से विकारी शब्द के कितने भेद होते हैं। तो विकारी शब्द के कितने भेद होते हैं? इसका सही जवाब क्या होगा? 4 होते हैं। क्या कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो विकारी शब्द के अंतर्गत पहला क्या आता है? संज्ञा। क्या आता है? संज्ञा। दूसरा क्या आता है? सर्वनाम। दूसरा क्या होता है? सर्वनाम। तीसरा होता है क्रिया। और चौथा होता है विशेषण। क्या होता है? विशेषण। इस तरह से अगर विकारी शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा क्रिया, चौथा विशेषण। ये सभी क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं, क्योंकि उसमें परिवर्तन होता है। अब अगला आपको बताना है कि अविकारी शब्द के कितने भेद होते हैं। बताइए, अविकारी शब्द के कितने भेद होते हैं? बताइए इसमें कौन सा सही होगा? 2 होते हैं, 4 होते हैं, 3 होते हैं या 7 होते हैं। बताइए अविकारी शब्द के कितने भेद होते हैं? तो आपका लोग देखे हैं कि विकारी शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। और अविकारी शब्द के भी कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर विकारी शब्द का भेद पूछा जाए तो उसके भी भेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। और अविकारी शब्द के भेद कितने होते हैं? इसके भी 4 भेद होते हैं। चलिए अगला देखते हैं, इसका बताइए सही जवाब क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लिंग, वचन, काल आदि के कारण जिन शब्दों में परिवर्तन होता है उन्हें कहते हैं। बताइए, लिंग, वचन, काल आदि के कारण जिन शब्दों में परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहेंगे? अव्यय कहेंगे, विकारी शब्द कहेंगे, यौगिक कहेंगे या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसमें से कौन सा सही होगा कि जिसमें लिंग, वचन, काल आदि के कारण परिवर्तन होता है उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जिसमें परिवर्तन होता है उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? विकारी शब्द। और जिस शब्द में लिंग, वचन, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? अविकारी कहते हैं। क्या कहते हैं? अविकारी कहते हैं। अगला बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? आपको बताना है कि लक्षण शब्द के द्वारा जो अर्थ प्रकट होता है वह कहलाता है। यानी जिस शब्द में लक्षण शब्द के द्वारा प्रधानता होती है, यानी अर्थ प्रकट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वाच्यार्थ कहते हैं, लक्ष्यार्थ कहते हैं, व्यंग्यार्थ कहते हैं या अभिधेयार्थ कहते हैं। यानी जिस शब्द में लक्षण शब्द के द्वारा अर्थ प्रकट होता है उसे हम क्या कहेंगे? लक्ष्यार्थ कहते हैं। जिसमें वाच्य यानी बाणी के द्वारा अर्थ प्रकट होता है उसे हम वाच्यार्थ कहते हैं। और जिस शब्द में किसी व्यंग के द्वारा यानी तीसरे अर्थ के द्वारा अर्थ प्रकट होता है उसे हम व्यंग्यार्थ कहते हैं। अगला बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? आपको बताना है कि रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद होते हैं। बताइए, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं या 2 होते हैं। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो आपको कितने भेद होते हैं बताइए?
तीन भेद। कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। अगर आपसे रचना के आधार पर पूछा जाए तब भी तीन होते हैं। कौन? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। अगर बनावट के आधार पर पूछा जाए तब भी क्या होते हैं? तीन ही होते हैं। कौन कौन? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। अगर एक शब्द और पूछा जाता है, व्युत्पत्ति। क्या होता है? व्युत्पत्ति। ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पर अगर आपसे पूछा जाए तब भी तीन होते हैं। यानी इसका कितने नाम है? रचना के आधार पर, बनावट के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर। इस तरह से पूछा जाए तो क्या होते हैं? तीनों एक ही शब्द के हैं। ठीक है, यानी रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। रचना के आधार पर तीन, या बनावट के आधार पर तीन, या व्युत्पत्ति के आधार पर तीन ही होते हैं। अगला बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? आपको बताना है कि रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों के भेद होते हैं। बताइए कि रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि रूप परिवर्तन क्या होता है। रूप परिवर्तन अर्थात प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो अब बताइए, प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रयोग के आधार पर शब्द कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो प्रकार के। पहला विकारी, दूसरा अविकारी। ठीक है, दूसरा क्या होता है? अविकारी होता है। यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। अगर प्रयोग के आधार पर पूछा जाए तब भी यही होते हैं, दो ही होते हैं, विकारी और अविकारी। क्यों इन्हें रूप परिवर्तन नाम दिया गया? क्योंकि विकारी शब्द जो होते हैं उनमें क्या होता है? रूप परिवर्तन होता है, और अविकारी शब्द में रूप परिवर्तन नहीं होता है। इस तरह से परीक्षा में घुमाकर भी पूछा जाता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। अगला बताइए, किस क्रम में देशज शब्द है। अब बताइए, इस नीचे किस क्रम में देशज शब्द दिया गया? पपीता देशज शब्द है क्या? भौजाई है, लुंगी है, या मित है? बताइए इसमें से कौन सा देशज शब्द हो जाएगा? तो आपका देशज शब्द क्या होगा? लुंगी आपका देशज शब्द है। लुंगी क्या है? देशज शब्द है। अगला बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? आपको बताना कि पक्षियों के पालने के लिए सही शब्द है, यानी जो पक्षियों को पालते हैं उसे क्या कहते हैं? शकुन कहेंगे, शकुनी कहेंगे, खगवाहक कहेंगे, या खेचर कहेंगे? तो यानी पक्षियों का जो पालते हैं उसके लिए सही शब्द क्या हो जाएगा? शकुनी। क्या हो जाएगा? शकुनी। अगला बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? आपको बताना है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद होते हैं, यानी उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? बताइए, एक होते हैं, दो होते हैं, तीन होते हैं, या पांच होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं? तो पांच होते हैं। इसके पहले हम लोग पढ़े थे उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं? चार। अगर आपका ऑप्शन में चार नहीं है तो आपको कितना लगाना? पांच पर सही लगाना। अगर पांच नहीं है तो आपका क्या होगा? सही होगा। कौन कौन से होते हैं? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। ये क्या होते हैं? चार मुख्य रूप से होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। और पांचवा क्या होता है? संकर शब्द। क्या होता है? संकर शब्द। ठीक है, अगर ऑप्शन में चार नहीं है तो आपको 5 पर ही ट्रिक करना। अगर चार है तो क्या करेंगे? चार को ट्रिक करेंगे। इन दोनों में से कोई एक ही रहेगा, या चार रहेगा या पांच रहेगा। तो इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला बताइए कि ऊंचे ऊंचे शब्द उदाहरण है, यानी ऊंचे ऊंचे जो यह शब्द लिखा गया है इसे यह किस प्रकार का उदाहरण है? पुनरुक्त शब्द का, पर्याय शब्द का, विशेषण शब्द का, या निरर्थक शब्द का? बताइए यह किस प्रकार का उदाहरण है? बताइए इसमें से कौन सा सही होगा? इसमें सही होगा पुनरुक्त शब्द। क्या हो जाएगा? पुनरुक्त शब्द। देखिए, ऊंचे ऊंचे, यानी एक शब्द कितने बार लिखा गया? दो बार। पुनरुक्त मीन्स होता है दोबारा, यानी एक ऐसा कोई भी शब्द हो जो दो बार लिखा गया उसे हम पुनरुक्त शब्द कहते हैं। पर्याय शब्द किसे कहते हैं? जैसे लिखा गया बादल, क्या है? बादल, और उसके आगे क्या लिखा गया? ज ल द। यह क्या है? पर्याय। बादल का पर्याय क्या होता है? जलद होता है। इसे हम क्या कहेंगे? पर्याय शब्द कहेंगे। अगर आपको लिखा गया नीला कमल, क्या लिखा गया है? नीला कमल, तो यह क्या हो जाएगा? विशेषण विशेष से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेषण
शब्द हो जाएगा, ठीक है, विशेषण विशेष होगा। अगर यहीं आपसे अगर लिखा जाए चाय वाय, क्या लिखा जाए, चाय, और उसके आगे लिखा जाए वाय, क्या लिखा जाए, वाय, तो चाय आपका क्या है, सार्थक शब्द है, और वाय क्या है, आपका निरर्थक शब्द है। इस तरह से आपको शब्द दिया जाता है, उसमें से पूछा जाता है कि कौन सा पुनरुक्त शब्द है, कौन सा पर्याय शब्द है, कौन सा विशेषण शब्द है, कौन सा सार्थक या निरर्थक शब्द है। इस तरह से आप पहचान सकते हैं। अगला बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आपको बताना है कि बोलने वाले वक्ता को कहते हैं। बताइए कि बोलने वाले वक्ता को कहते हैं क्या। जैसे मैं, हम, जो बोलने वाला होता है उसे क्या कहते हैं, अन्य पुरुष कहते हैं, उत्तम पुरुष कहते हैं, मध्यम पुरुष कहते हैं, या प्रथम पुरुष कहते हैं। इसे जब आपको सर्वनाम पढ़ाया जाएगा, सर्वनाम भेद के अंतर्गत बताया जाएगा कि कितने होते हैं। तो बताइए कि कौन सा इसमें सही होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, उत्तम पुरुष। जो बोलने वाला होता है उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं। पुरुष कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कितने, 3 प्रकार के। पहला होता है बोलने वाला, पहला क्या होता है, बोलने वाला। दूसरा होता है सुनने वाला। तीसरा होता है जिसके बारे में बात किया जाता है। पहले को हम उत्तम पुरुष, दूसरे को मध्यम पुरुष, तीसरे को हम क्या कहते हैं, अन्य पुरुष कहा जाता है। इसी के साथ आज 25 प्रश्न आपका कंप्लीट होता है, और आपको 25 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही हो रहा है उसे कमेंट बॉक्स में बताना है। आप कभी भी वीडियो देखें तो आपको 25 प्रश्न में से जितना प्रश्न सही हो रहा है उसे कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है कि मेरा 25 में से कितना प्रश्न सही हुआ। और इसी तरह से व्याकरण को क्रमबद्ध रूप से पढ़ना चाहते हैं और उसका टेस्ट देना चाहते हैं तो आप BS एजुकेशन हिंदी साहित्य को सब्सक्राइब करके बेल को दबा दें, जिससे आपको क्या होगा, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहेगा और हर एक वीडियो को आप क्रमबद्ध रूप से पढ़ सकेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त किया जाता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।